नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर से सीटीईटी और विभिन्न राज्यों के टीईटी परीक्षा जो आयोजित की जाती है उसके दूसरे चैप्टर विकास के सिद्धांत को लेकर आप लोगों के समक्ष ऑनलाइन माध्यम में उपस्थित हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपकी 2 से 3 नंबर के प्रश्न जो विभिन्न राज्यों की टीईटी परीक्षा में और सीटीईटी परीक्षा में पूछे जाते हैं वो आपके अनेक प्रकार की जो आपको उससे संबंधित कन्फ्यूजन होंगी, धारणाएं होंगी, वो समाप्त हो जाएगी। इस चीज़ को जानने से पहले हम लोग यह जान लें कि बालक के विकास की जो प्रक्रिया है वो उसके गर्भ में आने से ही प्रारंभ हो जाती है और उस समय तक चलती रहती है जब तक वह प्रौढ़ता को प्राप्त नहीं करता है। जैसा कि मुनरो ने कहा है कि विकास परिवर्तन की श्रृंखला की अवस्था है जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं और नवीन विशेषताएं प्रकट होती हैं। बालक के विकास की यह प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, इसके संबंध में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है जिन्हें विकास के सिद्धांत के रूप में हम लोग जानते हैं। यह विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम निरंतर विकास के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया गया है। अब यह निरंतर विकास का सिद्धांत है क्या? तो विकास की प्रक्रिया जो एक शाश्वत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। यद्यपि विकास की गति सदैव समान नहीं रहती है। यह गति कभी तीव्र कभी मंद होती रहती है, परंतु अपने चरम सीमा पर पहुंचने से पूर्व कभी रुकती नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। बालक में शारीरिक और मानसिक गुण एकाएक विकसित भी नहीं होते हैं। उसमें भाषा का विकास एक ही दिन में नहीं हो पाता है, अपितु उसकी नींव आप देखेंगे कि बालक के जन्म से ही पड़ जाती है। अब दूसरा यहाँ पर सिद्धांत है वो है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस समान प्रतिमान के सिद्धांत में आप जब इस सिद्धांत को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि यह सिद्धांत में प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुसार विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। वह मानव जाति के जितने भी बालक होते हैं तो बालकों के विकास का प्रतिमान संपूर्ण संसार में एक जैसा होगा, उसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होगा। बालक चाहे भारत में पैदा हुआ हो या अमेरिका में या यूरोप में या फिर वो और भी अन्य किसी देश में पैदा हुआ हो, उसका शारीरिक, मानसिक या भाषा या फिर गति और संवेगात्मक विकास एक समान रूप से चलता रहता है। तीसरा जो सिद्धांत है वो विशिष्ट क्रम का सिद्धांत है। विशिष्ट क्रम का सिद्धांत अर्थात बालक का विकास विशिष्ट क्रम के रूप में चलता रहता है। गति विकास में जो सर्वप्रथम बालक आप देखेंगे कि बैठना सीखता है, फिर आप देखेंगे कि खड़ा होना सीखता है, उसके बाद चलना सीखता है और इसी प्रकार अपने शारीरिक विकास में वह सर्वप्रथम अपने सिर पर नियंत्रण भी प्राप्त करना सीखता है। और धीरे धीरे देखते आप आगे बढ़ते हुए देखते चलेंगे कि ऊपर से नीचे के क्रम में अन्य अवयवों पर भी वह नियंत्रण प्राप्त करता है। सबसे पहले बालक के सामने वाले दांत आते हैं और उसके बाद उसके बगल वाले दांत आते हैं। खास करके आप छोटे बच्चों को देखेंगे कि दांत जैसे ही आते हैं तो वह आगे वाले दांत से दांत काटने के लिए दौड़ता भी है। इस प्रकार बालक की भाषा, सामाजिक, संवेगात्मक आदि के विकास में एक विशिष्ट क्रम के अनुसार चलती रहती है। अब खासकर जो इसमें देखने वाली चीज़ है यह विकास ऊपर से नीचे की ओर चलती है। अगला सिद्धांत है वह है सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। बालक का विकास आप देखेंगे कि सामान्य प्रतिक्रिया से विशिष्ट प्रतिक्रिया की ओर होता है। विकास के सभी क्षेत्रों में सर्वप्रथम वह सामान्य प्रतिक्रियाएं ही दिखला पाता है। नवजात शिशु किसी कारण उत्तेजित होने पर संपूर्ण शरीर को हिलाता है
यह शुरुआती दौर में आप खास करके देखेंगे। उसके बाद शिशु अपने पूरे हाथ को सामान्य रूप से उठाता है। उसके बाद हाथ से संबंधी कोई विशिष्ट गति दिखलाता है और इसके बाद वह भाषा में बालक सर्वप्रथम निरर्थक ध्वनियाँ उत्पन्न करता है। वह छोटे छोटे ध्वनि को उत्पन्न करके और अपनी चीज़ों को बतलाने का प्रयास करता है। वो ध्वनियाँ शुरुआती दौर में निरर्थक ही होती हैं। उसके बाद कुछ सार्थक शब्दों को स्पष्टतः उच्चारित करने का प्रयास करता है और जिसमें वह खास करके समर्थ भी हो जाता है कुछ दिनों के बाद। प्रारंभ में आप देखेंगे कि रोते समय बालक संपूर्ण शरीर को हिलाता है, लेकिन कुछ बड़ा हो जाने के बाद वह आँख और मुंह का ही केवल प्रयोग करता है और धीरे धीरे वह क्रोध, पीड़ा, ईर्ष्या, हर्ष आदि विभिन्न भावों को प्रकट करने लगता है और इन ढंगों को सीखकर उस पर नियंत्रण भी प्राप्त कर लेता है। इसके बाद अगला जो सिद्धांत है वह सिद्धांत है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के सभी अंगों का विकास समान गति से न होकर भिन्न भिन्न गति से होता है, अलग अलग गति से होता है। जन्म के समय नवजात शिशु के विभिन्न अंग एक दूसरे से विभिन्न अनुपात में अलग अलग होते हैं। हाथ, पैर आदि किशोरावस्था में पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। मस्तिष्क अपना अधिकतम जो भार होता है वह छठे वर्ष में ही, खास करके यह प्रश्न पूछता भी है कि वह किस वर्ष में पा लेता है, तो छठे वर्ष में ही पा लेता है और यद्यपि उसका सुसंगठन बाद में भी चलता रहता है। उसके खेल के से संबंधित रुचियाँ बाल्यावस्था में और विषम लिंगीय रुचियाँ किशोरावस्था में अपने चरम पर होती है। बाल्यावस्था में उसकी रचनाएं जो रचनात्मक हैं, कल्पनाएं बड़ी तेजी से विकसित होती है और इस प्रकार बालक की शारीरिक और मानसिक विकास से संबंधित भिन्न भिन्न अंगों का विकास विभिन्न गति से होता रहता है। अगला जो इसके बाद है वह है परस्पर संबंध का सिद्धांत। अब यह परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या है? तो परस्पर संबंध के सिद्धांत में के अनुसार विकास की दृष्टि से बालक के अधिकांश गुणों में आप देखेंगे कि सहसंबंध पाया जाएगा, एक गुण से दूसरे गुण में। जो बालक एक गुण के विकास में तीव्र होता है वह दूसरे गुणों के विकास में भी तीव्र होगा और यदि उस गुण में वह मंद होगा तो दूसरे गुण में भी के विकास में भी वह मंद होगा। जिस प्रकार बालक का बौद्धिक विकास सामान्य से ऊंचा होता है वह आकार, लंबाई, सामाजिकता, ऊंचाई के विकास में भी उत्कृष्ट कोटि का होता है और जिस बालक का बौद्धिक विकास सामान्य से नीचा होता है वह विकास के अन्य क्षेत्र में प्रायः सामान्य से नीचे ही रहता है। इस प्रकार सभी प्रकार के विकास आप देखेंगे सहगामी होते हैं। एक का संबंध दूसरे से होगा और दूसरे का संबंध पहले से होगा। यदि एक में वह तेज है तो दूसरे में भी तेज ही रहता है। अब इसके बाद अगला है एकीकरण का सिद्धांत। अब यह एकीकरण का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन। एकीकरण के सिद्धांत में खास करके बालक सर्वप्रथम एक पूरे अंग को और बाद में उस अंग के विभिन्न भागों को चलाना सीखता है तथा इसके बाद फिर उम्र बढ़ने पर शरीर के विभिन्न भागों का एक साथ एकीकरण करना सीखता है। बालक के मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक विकास परस्पर आपस में संबद्ध होते हैं, अर्थात मानसिक विकास का प्रभाव शारीरिक एवं संवेगात्मक विकास पर भी पड़ता है। इस प्रकार शारीरिक और संवेगात्मक विकास बालक के मानसिक विकास को खास करके प्रभावित करते हैं। इसके बाद अगला जो सिद्धांत है वह है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत में बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया के कारण होता है। स्किनर के अनुसार यह स्पष्ट हो चुका है कि वंशानुक्रम उन सीमाओं को निर्धारित करता है जिनके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार यह भी सिद्ध हो चुका है कि जीवन के आरंभिक वर्षों में दूषित वातावरण, कुपोषण अथवा गंभीर रोग जन्मजात योग्यताओं को कुंठित अथवा शक्तिहीन बना सकते हैं।
वंशानुक्रम में अर्जित विशेषताओं तथा वातावरण जन्य योग्यताओं के योग से ही बालक के विकास की मात्रा, स्वरूप आदि को निर्धारित किया जा सकता है। अब इसके बाद अगला जो सिद्धांत है वह है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। अब यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत आप देखेंगे कि इसमें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। प्रत्येक बालक के विकास में इसका अपना निजी स्वरूप होता है। एक ही आयु के दो बालक और बालिका के शरीर के विकास में, मानसिक विकास में, गति के विकास में, संवेगात्मक विकास में और खास करके सामाजिक विकास में स्पष्ट रूप से आपको विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। बालक या बालिका के विकास में हर क्षेत्र में कोई न कोई ऐसी विशेषता होती है जिसके कारण वह अन्य बालक और बालिका से भिन्न होते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न बालकों के शारीरिक विकास का जो ग्राफ तैयार किया उसमें यह निष्कर्ष निकाला कि सब बालकों के विकास की दिशा सामान्यतः एक सी ही है, किंतु उसके विकास की गति जो है वह भिन्न भिन्न होती है। अगला जो है वह है विकास के दिशा का सिद्धांत। अब विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है? तो इसमें वह अपने विकास के प्रत्येक अवस्था में बालक कुछ अवांछित करते हुए आपको दिखलाई पड़ेगा, लेकिन इस विकास की उस अवस्था के समाप्त होने पर ये व्यवहार उससे स्वतः ही दूर हो जाते हैं। बाल्यावस्था में बालक बड़े शरारती आपको दिखाई देंगे, वह आपस में खूब झगड़ा करते हुए दिखाई देंगे, एक दूसरे को तंग करते हुए या चिढ़ाते हुए दिखाई देंगे। वस्तुतः बालकों में यह शरारतीपन उनके शारीरिक विकास की द्रुत गति के परिणाम स्वरूप ही हो पाता है और कुछ समय पश्चात यह शरारतीपन स्वतः ही समाप्त भी हो जाता है। जैसे ही उसके वह मानसिक परिपक्वता को प्राप्त करता है यह समाप्त हो जाता है। बहुत से बालक बाल्यावस्था में अपने शरीर और कपड़ों को बहुत शीघ्र ही आप देखेंगे गंदा कर लेगा, खेल कूद में गंदा कर लेता है और शारीरिक स्वच्छता के प्रति भी वह काफ़ी लापरवाह दिखाई देगा। लेकिन किशोरावस्था में वही बालक अपने शारीरिक सौंदर्य और कपड़ों की स्वच्छता के लिए काफ़ी जागरूक भी नजर आएंगे। बालक के विकास की इन सिद्धांतों का ज्ञान माता पिता शिक्षकों के लिए काफ़ी आवश्यक हो जाता है और इन सिद्धांतों के ज्ञान से माता पिता और शिक्षकों के लिए बालकों को आवश्यक प्रेरणा देना भी संभव हो सकता है और यही शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी यहीं से की जा सकती है। अब इन विकास के सिद्धांतों का कुछ शैक्षिक महत्व भी है। अब ये शैक्षिक महत्व किस रूप में है? तो यहाँ यह जानना आवश्यक है कि बालक के विकास के सिद्धांतों के फलस्वरूप शिक्षकों को खास करके बालकों के उनकी जो स्वभावगत विशेषताएं हैं उनकी सूचियों को बनाकर उनकी क्षमताओं का आकलन कर उस पर अध्ययन और अध्यापन यदि किया जाए तो उसमें शिक्षकों को काफ़ी अधिक सहायता मिलती है। साथ ही छोटे क्लास के जो बच्चे हैं उनके शिक्षण को खेल पद्धति से जोड़कर या उसी पद्धति को और वृद्धि कर विकास कर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित कर यदि उन्हें पढ़ाया जाए तो उन्हें विकास करने में और भी अधिक सहायता मिलती है। तीसरा है कि सिद्धांत के द्वारा शिक्षक बालक की योग्यता, क्षमता, रुचि, अभिवृत्ति, ज्ञान आदि के बारे में आसानी से जान पाते हैं। इतना ही नहीं, उनसे वह जानकर उसके नई नई चीज़ों में वो सुधार भी ला सकते हैं। साथ ही यदि उस सिद्धांत के द्वारा बालक के भविष्य में होने वाली प्रगति का अनुमान यदि कोई शिक्षक लगाना चाहे तो यह काफ़ी हद तक संभव भी हो पाता है कि यह भविष्य में डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, किस रूप में होगा और उसी के अनुरूप यदि उन्हें उचित परामर्श दिया जाए, मार्गदर्शन किया जाए, निर्देशन दिया जाए तो उन्हें सहायता भी मिलेगी। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए भी उसके व्यवहार का परख होना काफ़ी आवश्यक है। यदि व्यवहार का परख सही रूप में नहीं होगा तो वह उसका सर्वांगीण विकास कभी भी संभव नहीं हो सकता है।
बालक के व्यवहार में के बारे में जानने के लिए उनके बालक की विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो सकती है, उसके बारे में भी अभिभावक के रूप में या शिक्षक के रूप में जानना आवश्यक होता है। साथ ही कुछ सिद्धांत के द्वारा यदि शिक्षक बालक की योग्यता, क्षमता, रुचि, अभिवृत्ति और ज्ञान आदि को जान ले तो उस अनुरूप, जैसे कोई पेंटिंग अच्छा बनाता है तो उस अनुरूप बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि कोई खेल में अच्छा है तो खेल में आगे बढ़ा सकते हैं, और इससे बच्चों का मन भी लगा रहेगा और उनकी शिक्षा दीक्षा भी अच्छी हो पाएगी। आज का यह टॉपिक यहीं तक था। ये विकास के सिद्धांत हैं। उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली CTET सिलेबस की जितनी भी टॉपिक हैं वो आपको एक एक कर मिलती रहे। और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि प्रत्येक वीडियो आने के साथ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको यदि किसी भी प्रकार की इस टॉपिक से संबंधित परेशानी हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।